हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक फॉर CSIR UGC नेट। तो उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आपने पढ़ लिया है, कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो बेटा जी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी कितनी वेटेज आएगी एग्ज़ाम में, तो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में थोड़ी सी स्टडी भी कर लेंगे। तो बेटा जी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, यहां पर बेटा लिखा हुआ है डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनके अंदर कम से कम एक डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक मेटल है और मेटल का डायरेक्ट कार्बन के साथ बॉन्ड होना जरूरी है। ओके, देयर शुड बी ए डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। अब कार्बन की नेचर कैसी होनी चाहिए? कोई भी कार्बन अगर मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही होगा। ठीक है, ये बात को याद रखना कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी कार्बन अगर मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है तो दैट इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। केवल वही कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा जो कार्बन अपनी ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जो कार्बन है वो अपनी ऑर्गेनिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म में होना जरूरी है। अगर कार्बन अपनी ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोडियम साइनाइड की, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा जी ये मेटल है सोडियम, और मेटल का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है, लेकिन उसके बावजूद ये जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बना सकता, बिकॉज इस कंपाउंड में जो कार्बन है वो अपनी इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं है। ओके, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। तो जो कार्बन है वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपनी ऑर्गेनिक फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि ये मेटल क्या हो सकती है? ठीक है, ये मेटल, हर उस एलिमेंट को हम मेटल कंसीडर करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, और एज यू नो दैट कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पर्टिकुलर पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, ये सारे के सारे जब कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। ओके, इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि जैसे हमारे पास बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम या आर्सेनिक, ठीक है, ये सारे मेटल्स नहीं हैं, दीज आर मेटलॉइड्स, बट इवन देन their compounds with organic carbon with direct metal carbon bond are considered as organometallic compounds। तो organometallic compounds ही मान के चलेंगे हम जब मेटलॉइड्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना कार्बन से, तो चाहे वो मेटल हो या ना हो, लेकिन अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से तो उसको हम मेटल ही कंसिडर करेंगे। तो ये बात पक्की है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स के केसेस में ऐसा नहीं होगा। ओके, नॉन मेटल्स के केसेस में ऐसा नहीं होगा, मेटल और मेटलॉइड के केस में हम ये चीज़ कर देते हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि कोई गैस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसको भी करो, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटे। तो मेटल एंड मेटलॉइड्स के केस में ये चलेगा। इसके बाद एक और चीज़ है कि जो ये फॉस्फोरस है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो जब कार्बन और फॉस्फोरस के डायरेक्ट बॉन्ड के साथ कोई कंपाउंड्स बनते हैं तो उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी करते, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। ठीक है, बिकॉज उसका नंबर बहुत ज़्यादा बेटा जी। जो फॉस्फोरस के साथ ऑर्गेनिक कार्बन बॉन्ड बनाकर कंपाउंड तैयार करता है
उसका जो नंबर है बहुत ज़्यादा है और उसका जो नेचर है वो भी काफ़ी डाइवर्स है, ठीक है। तो इस वजह से हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की एक अलग क्लास बनाते हैं जिसके अंदर उसको स्टडी किया जाता है। उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के रूल्स के दायरे में नहीं रख सकते बिकॉज दीज आर न्यूमरस एंड डाइवर्स इन नेचर। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की एक अलग से ब्रांच बनेगी, लेकिन बाकी सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ही कहलाएंगे। अब जो ये मेटल है, ये आपको पता चल गया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए, तभी ये बनेगा। ओके, दूसरी चीज क्या है कि जो ये मेटल होती है ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये एस ब्लॉक से निकलेगी, एस ब्लॉक मेटल, या डी और एफ ब्लॉक से निकलेगी। ठीक है, ये जो मेटल होगी दैट कैन बी आइदर फ्रॉम एस ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो अगर वो एस ब्लॉक से निकलेगी तो उसको बोलेंगे अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अगर वो डी और एफ ब्लॉक में से किसी एक में से निकलती है तो वो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, या इनर ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब जो ये बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड कैसा हो सकता है? तो ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है और ये बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है, ये बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर वो एस ब्लॉक के साथ बन रहा है तो वो आयोनिक होगा, अगर वो डी एंड एफ के साथ बन रहा है तो वो कोवलेंट होगा। ठीक है, अगर का ऑर्गेनिक कार्बन एस ब्लॉक के मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो दैट बॉन्ड विल बी आयोनिक। एक दो एक्सेप्शन केसेस है भी हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ है वो यही है कि एस ब्लॉक के साथ जब ऑर्गेनिक कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब वो डी और एफ ब्लॉक के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवलेंट बनेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल कौन कौन से ले सकते हैं हम। ठीक है, और उसका नेचर क्या है, बॉन्ड का नेचर क्या है, कार्बन का नेचर क्या है और मेटल का नेचर क्या होना चाहिए। कार्बन का नेचर कि वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होनी चाहिए, मेटल का नेचर कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए, और ये जो बॉन्ड है ये कैसा होना चाहिए, ये आयोनिक और कोवलेंट। ठीक है, आयोनिक किस केस में? जब एस ब्लॉक के साथ बॉन्ड बनेगा, जब डी एंड एफ की मेटल होगी तो कोवलेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है हमारी डेली लाइफ में और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो बेटा जी ऑर्गेनिक फॉर्म में होना चाहिए कार्बन, ये तो आपको पता है, तो कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी। जैसे हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है RMgX। ठीक है, RMg में जो R है दैट इज कार्बन इन ऑर्गेनिक फॉर्म, Mg इज मेटल। देखिए कि जो Mg है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है, तो ये ग्रिगनार्ड रेजेंट आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये एक रेजेंट के तौर पर काम करता है, तो इसको बोला जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड इज SiCH3,4, इसको बोला जाता है टेट्रा मिथाइल सिलेन। ठीक है, ये उसकी दूसरी एग्जांपल हो गई। थर्ड इज PbCH3,4 टेट्रा मिथाइल लेड। ठीक है, इसी तरह से TeL जिसको टेट्रा इथाइल लेड कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा जी कि ये रिसर्च लेवल पर बहुत ज़रूरी टॉपिक माना जाता है, क्योंकि जो रिसर्च लेवल पर PhD वगैरह करते हैं लोग, तो उनके लिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की नॉलेज बेहद ज़रूरी है और उनका इस्तेमाल भी वो बखूबी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिसर्च लेवल पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जितनी बताऊंगा उतनी कम। सेकंड क्या है, इन
मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत ज़रूरी माने गए हैं। अगर मैं बात करूं कैंसर की जो ड्रग्स होती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, जिसमें सिस्प्लैटिन वगैरह भी आती है, ठीक है, वो सारी की सारी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ओके, सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मेडिसिन की फील्ड में भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तो फिर हमको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, एज कैटलिस्ट। बेटा जी बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एज कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की, ठीक है, तो जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है वो पॉलीथीन बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो दो अलग अलग लोगों ने बनाया था मिलके, जिगलर और नाटा ने, तो उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत सारे जो कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। एज एंटी नॉकिंग एजेंट, जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, तो उसके साउंड को कम करने के लिए, उसमें रिडक्शन करने के लिए एक कंपाउंड जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको बोला जाता है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये पहले यूज़ किया जाता था, आजकल इसको यूज़ नहीं करते हैं, अब इससे भी बेटर चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन ये उसकी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद एज रिएजेंट्स, ठीक है, रेजेंट का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बहुत सारे रेजेंट यूज़ करते हैं, जैसे हो गया हमारे पास एन ब्यूटाइल लिथियम या फिर ग्रिगनार्ड रेजेंट जैसे, ठीक है, तो बहुत सारे और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम एक रेजेंट के तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका नेचर क्या है, उसकी कुछ एग्जांपल्स और उनकी कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसकी हैप्टिसिटी और 18 इलेक्ट्रॉन रूल।